पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक खिलाड़ी रह चुके और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबका चेयरमैन रमीज राजा पाकिस्तानी टीम की सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करते हुए नजर आए। रमीज राजा का यह कहना था कि पाकिस्तानी टीम की पुअर सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तानी टीम का यह हाल हुआ है। वैसे तो तमाम लोग इस चीज के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन रमीज राजा ने इसको जरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया कि क्या कमियां पाकिस्तानी टीम के अंदर थी। लेकिन मैं इसके भी थोड़ा सा खिलाफ जाऊंगा कि रमीज राजा ने जो बात की है इसके बाद भी चीजें बेहतर हो सकती थी, पाकिस्तानी टीम के अंदर और बेहतरी आ सकती थी। लेकिन पहले रमीज राजा की बात करते हैं। रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम एक स्पिनर के साथ गई, हालांकि इन्हें 2 या 3 स्पिनर्स की तरफ जाना चाहिए था। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस इस लायक नहीं है कि उनके ऊपर डिपेंड किया जा सके। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, उनके फास्ट बॉलिंग का पूरा यूनिट हमेशा दुनिया के अंदर यूनिक माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया था कि हम एक स्पिनर की तरफ जाएंगे और 2 पार्ट टाइम स्पिनर टीम के अंदर शामिल करेंगे। अगर साइम अयूब टीम का हिस्सा होते तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती, क्योंकि उनको आप पार्ट टाइम स्पिनर नहीं कह सकते, वो फुल टाइम बॉलिंग करने के हकदार हैं। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की हुई है तमाम मैचेस के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान के अभी के पार्ट टाइम स्पिनर्स की, जिसके अंदर सलमान अली आगा थे और खुशदिल शाह थे, इनकी बॉलिंग तो ना होने के बराबर थी। इनके ऊपर डिपेंड करना काफी मुश्किल काम था। रमीज राजा ने कहा कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर टीम के अंदर होना चाहिए था, वो आपको फायदा दे सकता था। जैसे कि न्यूजीलैंड की टीम सेंटर के साथ आई, उसके बाद फिलिप्स बॉलिंग कर रहे हैं, इनके ब्रेसवेल भी बॉलिंग करते हैं, यानी कि उनका प्रॉपर एक यूनिट है बॉलिंग का, जो कि आपको स्पिन के अंदर फास्ट के अंदर एक कॉम्बिनेशन बनाकर देता है। अगर आप देखें इंडियन टीम को, तो जडेजा ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की है, या अक्षर पटेल ने बॉलिंग की है, वो देखने के लायक था कि वो भी 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। तो पाकिस्तानी टीम को भी 2 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आना चाहिए था। ये मौका इख्तियार किया है रमीज राजा ने। लेकिन इसके बरक्स चीज एक और है कि पाकिस्तानी टीम का अगर यूनिट बन गया था, इन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स को अगर सिलेक्ट कर लिया था और अपनी स्ट्रेंथ समझकर सिलेक्ट कर लिया था, तो फिर इनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन इनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 60 को क्रॉस कर चुकी है। दुनिया की वर्स्ट बॉलिंग एवरेज इस वक्त पाकिस्तान के पास है कि 60 प्लस की एवरेज के साथ इनके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को देखा रहा है तो 8 की इकोनॉमी रेट के साथ स्टार्ट के अंदर बॉलिंग कर रहे थे। नसीम शाह के हाथ के अंदर बॉल थमाया गया, वो 8-9 की इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। और हारिस रऊफ ने तो तमाम हदें पार कर दी हैं, 10-10 की इकोनॉमी रेट के साथ भी उन्होंने ओवर किए हैं। और जो फास्ट बॉलर इतने बड़े इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहा है, वो प्रेशर कभी भी बिल्ड कर नहीं सकता। फिर आपने पहले बैटिंग करते हुए 236 किए हैं या 250 कर लिए हैं, तो वो आपके लिए बड़ा हदफ कभी भी नहीं बन सकता अगर आप इस तरह से उसको डिफेंड कर रहे हो कि आपको पता है कि आउटफील्ड स्लो है, आप ऑफ साइड पर बॉलिंग करके काफी अच्छा कर सकते हो और उसी टाइम के अंदर आप लेग साइड पर बॉलिंग करते हो। पाकिस्तान की टीम ने अपना पहला छक्का 41वें ओवर के अंदर इंडिया के मैच के अंदर लगाया था और इंडिया के जो बैटर्स थे वो पहले ओवर से ही चार्ज करना शुरू हो गए थे। दूसरे ओवर के अंदर रोहित शर्मा ने चौका भी लगाया और छक्का लगाने के अंदर भी कामयाब हुए। इसका मतलब कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को समझ नहीं आ रही कि हमने किस तरह से चलना है। लेकिन मसला सिर्फ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का भी नहीं था। पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग के अंदर उस्मान खान को मौका दिया जाना चाहिए था, उसकी जगह पर इमाम अल हक को टीम के अंदर लाया गया। इमाम अल हक की बैटिंग एवरेज को देखा रहा है तो आपको 46 की नजर आएगी। कोडियाई के अंदर ये बंदा कमाल की बैटिंग करता है, लेकिन इंडियन टीम के खिलाफ इनकी बैटिंग एवरेज को देखा रहा है तो 12 की एवरेज है। 12 की एवरेज वाला बंदा आपको कभी भी बड़े रन्स करके नहीं दे सकता। हमेशा एक प्रेशर वाला सीन होता है। प्रेशर का सीन जब रहता है पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले के अंदर, तो वहां पर आपके छोटे बैटर्स नहीं चल पाते। और इमाम अल हक को यहां पर ना चाहते हुए भी उन्हें छोटा बैटर कहना पड़ रहा है, क्योंकि 12 की एवरेज के साथ जो बंदा रन्स करता है वो बड़े बैटर्स के अंदर कभी शुमार नहीं हो सकता। और इमाम अल हक अगर आप कहते हैं कि काफी टाइम के बाद आए थे, डोमेस्टिक के अंदर रन्स करके आए थे, आपको रन्स करके दे सकते थे, तो मुझे ऐसा पहले भी नहीं लग रहा था। मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं था, क्योंकि आपने उनको सीरीज के अंदर भी मौका नहीं दिया था। आपने ज्यादा मौका उस्मान खान को भी नहीं दिया, उन्होंने अपना डेब्यू तक नहीं किया है, लेकिन टी20 के अंदर वो लगातार खेलते हुए आ रहे हैं। और उस्मान खान को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया था, पहले जब फखर नमान को टीम के अंदर सिलेक्ट किया गया, साइम अयूब को ड्रॉप किया गया, तो उस्मान खान को फर्स्ट चॉइस के तौर पर रखा गया था, फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर रखा गया था कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई मिस हैंडलिंग हो जाती है, कोई भी चीज हो जाती है ओपनिंग को लेकर, तो उसकी जगह पर उस्मान खान को लाया जाएगा। तो फिर उस्मान खान को आना चाहिए था। अगर उस्मान खान टीम के अंदर आ जाते तो पाकिस्तानी टीम के हालात शायद चेंज होते, एक आपको नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिल जाता, तो शायद कामयाब भी हो जाता। लेकिन स्टार्ट के अंदर ही बाबर आजम भी डरे हुए थे और उनके साथ इमाम अल हक भी डरे हुए थे। फिर बाकी आपने रिजवान की बैटिंग देखी, वो भी देखने लायक थी कि किस तरह से डर डर कर उन्होंने रन बनाए और 77 बॉल्स का सामना करके 3 चौकों की मदद से उन्होंने 46 रन किए, जो कि ना होने के बराबर थे। और स्ट्राइक रेट इनका जो था वो भी नहायत लो हो चुका था और 2.71 के इकोनॉमी रेट के साथ इंडियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे 10 से 20 ओवर्स के दरमियान, जो कि पाकिस्तानी बैटिंग की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। और आपने इस चीज को भी देखा कि जिस तरह से तैयब ताहिर को नंबर 6 पर खिलाया गया, यह तीसरी गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि नंबर 3 पर खेलते हुए तैयब ताहिर ने स्पिन के खिलाफ बेहतरीन एवरेज के साथ रन बनाए हैं। उसको आपने जहां पर भी मौका दिया स्पिन के खिलाफ उसकी एवरेज बेहतरीन है। 60 की बैटिंग एवरेज है स्पिन के खिलाफ तैयब ताहिर की, लेकिन वो बंदा स्पिन के हाथों ही आउट हो रहा है। उसके पीछे रीजन यह है कि उसको नंबर 6 पर खिलाया गया तो नंबर 3 का बैटर था, वन डाउन पोजीशन पर वो बैटिंग करता है। वहां पर आपके ना तो बाबर आजम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, ना आपके मोहम्मद रिजवान सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बंदा सैक्रिफाइस करेगा वो तो कामरान गुलाम हो सकता है, वो आपके इरफान खान न्याजी हो सकते हैं, वो तैयब ताहिर हो सकता है। तैयब ताहिर का इन्होंने ऐसा रगड़ा निकाला, उसको नंबर 6 पर भेज दिया और वो बंदा स्पिन के खिलाफ ही बोल्ड होकर वापस गया। और एक ऐसा बंदा जो कि 60 की एवरेज के साथ रन कर रहा था, वो बंदा 10 रन पार नहीं कर पाया। फिर उसके बाद उसको ब्लेम करना तो बनता है, साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि ये चीज की इसकी हैंडलिंग कर रहे हैं। इनको अगर ये नहीं पता कि कौन सा बंदा किस नंबर पर आकर खेलता है तो फिर इनके कोई भी फायदा नहीं है। इतनी लाखों की तनख्वाहें जो ले रहे हैं, इनका कोई अचार नहीं डालना किसी ने। ये अपने घर के अंदर चले जाते हैं पैसे लेकर, पाकिस्तान का नाम खराब होता है, पाकिस्तानी टीम का नाम खराब होता है, प्लेयर्स को लोग ब्लेम कर रहे होते हैं। अभी मोहम्मद रिजवान जो कि बेहतरीन कैप्टन माने जा रहे थे 3 सीरीज के बाद, उनको ब्लेम किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी किसी खाते के अंदर नहीं है। हालांकि मोहम्मद रिजवान को खुद ये नहीं पता होता कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, उनको मैनेजमेंट बताती है। प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है वो भी मैनेजमेंट करती है। जितने भी डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इसलिए मोहम्मद रिजवान को ब्लेम करना छोड़िए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि उन्होंने बस सिलेक्शन की और सिलेक्शन करने के बाद जिस तरह से कंज्यूम करना चाहिए था प्लेयर्स को, उस तरह से कंज्यूम भी नहीं किया। सिलेक्शन तो आपने कर ली थी, 15 की स्क्वाड फाइनल कर लिया था, बाद में फखर जमान के जाने के बाद इमाम अली को टीम के अंदर इन भी कर लिया था, लेकिन प्लेइंग 11 बनाते वक्त आपने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग यूनिट के ऊपर काफी काम करने की जरूरत है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।